Good morning, everyone. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 6, Subject Social Science, Chapter number 8, Unity in Diversity. In last video, if you seen my last video, we discussed about physiography of Gujarat. In that, we discussed different kind of landforms of Gujarat state. In this video, we are going to talk about our country. तो लास्ट वीडियो जो अगर आपने देखा होगा तो हमने गुजरात की फिजियोग्राफी के बारे में बात की थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और एग्ज़ाम के रिलेटेड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब ये जो वीडियो है इसमें हम पूरे इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। यही सेम चैप्टर 7th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा और जिस तरह से स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गए वैसे डिटेल्स भी अपग्रेड होती जाएगी, पर कंटेंट सेम टू सेम रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे, फिर डिफरेंसेस देखेंगे, कौन से डिफरेंसेस है हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस हम देखेंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर हमारे जो नेशनल सिंबल्स है उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में एक थिंग्स टू नो होगा और फाइनली एक एक्सरसाइज होगी आपके रिवीजन के लिए। तो जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये एजुकेशनल वीडियो है, तो आप अगर कोई ऑड सिचुएशन में पोजीशन में बैठे हैं या तो लेटे हैं तो कृपया करके सीधे बैठ जाइए और साथ में एक नोटबुक और पेन भी ले लीजिए। मैंने लास्ट काफ़ी सारे वीडियो से आपको बताया है, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे वो आपको नोट डाउन कर देना है। इस तरह से आपकी एक नोट प्रिपेयर होती है जिसको रिवीजन के टाइम पे रीड करने से हमारा 50% वर्क वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हमारा 50% रिवीजन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं ली है तो फटाफट जाके नोटबुक और पेन ले लीजिए और अब स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है वैसे नोटबुक में लिख दीजिए कि चैप्टर 8 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सब पॉइंट्स। फिर अकॉर्डिंग टू पॉइंट वॉट एवर द इम्पोर्टेंट थिंग्स आर देयर यू शुड राइट इन योर नोटबुक। विद दैट, like the video, share the video, subscribe the channel and press the bell icon। तो आई थिंक आप लोगों ने अभी तक नोटबुक ले ली होगी और अगर ये स्क्रीन के ऊपर लिखा जो है वो आपका लिखना बाकी है तो इसको वापस देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमारी कंट्री का एक मैप, आप देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग अलग रिलीजियन, अलग अलग लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कल्चर हमें दिखाई दे रहा है। और रिलीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब रिलीजन के लोग हमारे कंट्री में रहते हैं। अब आप सिंपल अपने आजू बाजू में अपने नेबर में देखिए कि जो भी आपके क्लासमेट है उनके बारे में देखिए तो सब एक ही रिलीजन फॉलो करते होंगे या एक ही कल्चर के होंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कोई अलग कास्ट का हो, अलग रिलीजन वो लोग फॉलो करते हो, ऐसा पॉसिबल है। जबकि कम्युनिटी के हिसाब से अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक कम्युनिटी के लोग या तो क्लासमेट आपको मिल जाएंगे। आपकी सोसाइटी में सपोज आप देखने जाओ तो सब आपको हिंदू ही मिलेंगे, पर सपोज गवर्नमेंट कॉलोनी है तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि भाई सब जगह पे हिंदू ही हो सकता है हमारा जो नेबर हो मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, पर ज़्यादातर हम ये प्राइवेट ओनरशिप के हाउसेस में रहते हैं, इसलिए हम कम्युनिटी के वाइज हमारा जो रेसिडेंट है वो सिलेक्ट करते हैं। इसलिए हम हमारे आजू बाजू के जितने भी लोग हैं वो हिंदू ही दिखते हैं। पर गवर्नमेंट कॉलोनीज़ जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सपोज़ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपके बाजू वाली सीट वाला कोई अलग रिलीजन का हो,
क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर खुद की व्हीकल से ट्रैवल करोगे तो पॉसिबल है कि भाई आपके फैमिली मेम्बर या तो बड़ी सी कोई आपने बस हायर की है आपके सोसाइटी के ट्रैवलिंग के लिए, तो आपकी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। पर हमारी कंट्री में सेम कम्युनिटी सेम रिलीजन के लोग नहीं हैं। डाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी का सीधा मीनिंग डिफरेंसेस है। तो लुक अराउंड योर नेबरहुड, कैन यू फाइंड अ फ्रेंड हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू? आपके जैसा ही दिखने वाला कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। इवन इन योर क्लास, आपके क्लास में जाके देखो, योर क्लासमेट आर नॉट जस्ट डिफरेंट इन अपीरियंस बट इन सो मैनी अदर वेज। आपके क्लासमेट है वो अपीरियंस यानी देखने के तरीके से सोचेंगे तो अलग अलग सब दिखते हैं, और एक ही ये डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस हो गए। जैसे उनके वहाँ का फूड अलग होगा, उनके यहाँ के जो रिचुअल्स है, जो फैमिली के कस्टम्स है, वो अलग अलग होंगे। तो ये बहुत सारी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किस तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है? तो देयर रिलीजन, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दो लोगों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस रहता है, भले ही एक कम्युनिटी, एक तो अपीयरेंस का डिफरेंस है ही कि आप हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इसके अलावा अगर हम देखने जाएं तो हमारे रहने के तरीके, हमारी लैंग्वेजेस, हमारे जो रिवाज है, जो हमारे ट्रेडिशंस है, वो सब एक दूसरे से अलग है। इट इज़ दिस डाइवर्सिटी विच मेक्स आवर लाइफ इंटरेस्टिंग, जॉयफुल एंड प्रॉस्परस। तो ये डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में हमें चेंज मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुबह शाम 2 साल तक खाली एक ही सब्जी और रोटी सेम टू सेम खाने को दी जाए तो आपकी हालत क्या होगी? वे इसके लिए ही नेचर ने इतना डिफरेंसेस रखा है कि सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग है, सबके क्लोथ्स अलग अलग है, फेस्टिवल अलग अलग है, फूड आइटम्स अलग अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है। तो इसकी वजह से हमें एक इंटरेस्ट रहता है कि हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई अमेरिका के लोग कैसे रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, जापान के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है। तो ये चेंज है। इसलिए अगर पूरे दुनिया में एक ही तरीके से सब रहते होंगे तो हमें ये इंटरेस्ट होता? तो नहीं होता। तो ये है डाइवर्सिटी का बेनिफिट कि डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में एक चेंज रहता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया जाए तो भले दो लोगों को ड्राइंग आता हो, पर दोनों के ड्राइंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। किसी ने कलर अलग फिल किया है, किसी का जो ड्राइंग होगा उसमें कुछ चेंज होगा। तो ये नेचर गिफ्ट है। और इसी तरह से हमारी कंट्री में जो डाइवर्सिटी है वो नेचुरली है। उसका रीज़न ये है कि ये 10th स्टैंडर्ड में आपको चैप्टर आएगा जब, तब आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कि क्यों क्यों हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है। तो भाई सबसे पहले जब द्रविडियन आए तो वो अपने जहाँ से आए थे अपने साथ अपने जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, वो लेके आए, हमने उनको अलाउड किया। उसके बाद आर्य आए तो हमने उनको अलाउड किया। फिर मुग़ल आए, फिर ये ब्रिटिशर्स आए। तो जितने भी लोग हमारी कंट्री में आए हमने सबको यहाँ रहने दिया। अब बहुत लंबे टाइम तक रहने की वजह से उन्होंने भी मान लिया, जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी होती है, कि भाई ये हमारा ही कंट्री है, हम यहाँ ही बॉर्न हुए थे। जैसे आपके फोर्थ फादर गांव में बॉर्न हुए थे, पर आप अगर सिटी में बॉर्न हुए हैं तो आपके लिए सिटी मेन होगा आपका। अब गांव के जो भी ट्रेडिशन कस्टम आपके फोर्थ फादर जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे, अब वो आपकी एक रूटीन बन गए, आप उसको ही फॉलो करते हो। तो इस वजह से इतनी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है कि जितने भी लोग हमारी कंट्री में आए उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पे रहना चालू किया। अपने जो ट्रेडिशंस थे वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने चालू किए। और इसकी वजह से हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजन, इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतने सारे लोग, इतने सारे अलग अलग फेस्टिवल, ट्रेडिशन अब हमें देखने को मिलता है। अब क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं? तो इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी, तो ये हम एक एक देखते हैं। इंडियन culture is one of the oldest and unique. In India, there is an amazing cultural diversity throughout the country.
The south, north, and northeast have their own distinct cultures, and almost every state has carved its own cultural niche. If compared, there is hardly any culture in the world that is as varied and unique as India's. तो दुनिया में रेयरली कोई ऐसी कंट्री होगी जिसके अंदर इतने सारे कल्चर आपको देखने को मिलेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ अ वेराइटी ऑफ जोग्राफिकल, जैसे हमने लास्ट वीडियो में गुजरात की फिजियोग्राफी के बारे में बात की थी, वैसे ही इंडिया की फिजियोग्राफी में भी चेंज है. किस तरह का चेंज है? तो आप नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ हिमालयन माउंटेन है, वेस्ट में हमारा डेजर्ट है, राजस्थान कच्छ डेजर्ट, साउथ का जो रीजन है वो पेनिनसुलर रीजन है, प्लेट्यू रीजन है. तो इस वजह से पूरे इंडिया में डाइवर्सिटी है, लैंड से लेके ह्यूमन बीइंग तक सब में. फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग अलग है. रेनफॉल आप देखो तो डेजर्ट एरिया में कम होता है, नॉर्थ में जाओगे तो स्नोफॉल होगा, ईस्ट में जाओगे तो वहाँ ज़्यादा रेनफॉल है. तो इस तरह से क्लाइमेट भी अलग अलग है. इंडिया, अ प्लेस ऑफ इनफाइनाइट वेराइटी, इज फैसिनेटिंग विथ इट्स एंशियंट एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर, डेजलिंग कॉन्ट्रास्ट्स एंड ब्रेथ टेकिंग फिजिकल ब्यूटी. तो फिजिकल ब्यूटी भी हमारे यहाँ पे बहुत है. आप जैसे केरला घूमने जाओ, गोवा घूमने जाओ, आसाम घूमने जाओ, हिमालय घूमने जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो ये सब जगह पे आपको वैरायटी मिलेगी. और ये आज की बात नहीं है, ये जब से इंडिया है, इंडिया अप्रोक्सीमेटली 5000 ईयर्स ओल्ड कंट्री है. अगर हम हमारी सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की, तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 2500 से लेके 3000 ईयर्स ओल्ड है. और इसलिए हमारे कल्चर में इतनी डाइवर्सिटी है. और अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो फेस्टिवल में हमें डाइवर्सिटी मिलती है. इन इंडिया फेस्टिवल आर मार्क्ड बाय अ वार्मथ ऑफ पार्टिसिपेशन, कलर एंड फेस्टिविटी also provide an occasions for shopping when overnight small markets appear from nowhere. This sell drinks, local souvenirs and colorful apparels. Dance and music are essential ingredients. Exotic delicacies are a culinary delight. Regional fairs are also common and festive in India. For example, Pushkar Fair is one of the world's largest market, and Sonpur Mela is the longest livestock fair in Asia. The numerous and varied festivals that are held throughout the year offer a unique way of seeing Indian culture at its best. तो यहाँ पे हमें कितनी सारी, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कितनी सारी छुट्टियाँ मिलती है. हमारे फेस्टिवल के बारे में आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं. रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, सीजनल फेस्टिवल होते हैं. तो ये फेस्टिवल्स की हॉलीडे आप एंजॉय करते हो. फेस्टिवल में क्या सिनारियो रहता है, नए नए कपड़े खरीदते हैं कुछ फेस्टिवल में, कहीं स्वीट बनती है तो कहीं पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है. जैसे उत्तरायण होती है तो आप काइट उड़ाते हो, होली में आप रंग लगाते हो, नवरात्रि में आप गरबा खेलते हो. तो इसमें से जितने भी फेस्टिवल है वो सब हमारे खुद के नहीं होते. बहुत सारे फेस्टिवल जो दूसरे स्टेट में होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी हम सेलिब्रेट करते हैं तो वो महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, पर फिर भी हम गुजरात में उसको सेलिब्रेट करते हैं. और इससे हमारी लाइफ में एक जॉय आता है, एक हमें हैप्पीनेस मिलती है. इसके अलावा अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इथोनोलॉग, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द होम ऑफ 398 लैंग्वेजेस, आउट ऑफ विच 11 हैव बीन रिपोर्टेड एक्सटिंक्ट. In India, some 1652 dialects were recorded in a census made in 1961. डायलेक्ट्स यानी जो हमारी लोकल लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वैसे. जैसे अब गुजरात में, अब गुजराती हम बोलते हैं सब, पर गुजराती बोलने का तरीका आप देखिए तो बड़ौदा और महाराष्ट्र के बड़ौदा और अहमदाबाद की गुजराती में डिफरेंस होगा. फिर सौराष्ट्र की जो गुजराती है, काठियावाड़ की जो गुजराती है, वहाँ पे डिफरेंस होगा. फिर आप यहाँ पे भरूच अंकलेश्वर आओगे, वहाँ की गुजराती आप सुनोगे, वहाँ पे डिफरेंस होगा. फिर सूरत
नवसारी, वलसाड़, यहाँ की गुजराती सुनोगे तो वहाँ पे डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस है उसको डायलेक्ट्स बोलते हैं, कि जहाँ पे आप जिस रीजन में हो वहाँ पे जिस तरह से बोला जाता है। तो ऐसे 1652 डायलेक्ट्स रिकॉर्ड है, 1961 में रिकॉर्ड थे, अभी तो ये 3000 के ऊपर है। Another census was initiated way back 2001 and it is showed that for more than 500,000 inhabitants there are 29 languages being spoken. तो 29 अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेजेस को हमने रिकॉग्नाइज किया है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, जैसे इंग्लिश है वैसे। तो ऐसे 2001 के सेंसस में 29 लैंग्वेज को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अप्रूवल दी थी। दिस इज़ वाई इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन इज़ अ टफ वन। तो क्योंकि यहाँ पे अब जैसे आप साउथ इंडिया जाओगे तो वहाँ पे हिंदी कम बोली जाती है, वहाँ पे इंग्लिश और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, ये सब ज़्यादा बोली जाती है। फिर आप साउथ में ईस्ट में जाओगे तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, आसामी लैंग्वेज या बंगाली लैंग्वेज, वो ज़्यादा बोली जाती है। फिर आप यहाँ पे वेस्ट इंडिया में अगर देखोगे तो गुजराती, मराठी, ये सब लैंग्वेज, हिंदी, ये सब लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस तरह से ये लैंग्वेज की डाइवर्सिटी भी हमारी कंट्री में है। तो इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, वास्ट यानी बड़ी कंट्री। इंडियाज़ Indians live happily together despite all the differences in caste, language, region, religious belief and customs. तो इंडिया के जो लोग हैं वो इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद यूनिटी में रहते हैं। बाकी आप ही सोच लो कि आपके नेबर में अगर कोई अदर रिलीजन का कोई पर्सन रहने आए तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस हिसाब से अगर देखने जाए तो इतनी डाइवर्सिटी, इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे यहाँ पे यूनिटी है। इवन थ्रू देयर इज़ डाइवर्सिटी इन आवर कल्चर वी रिमेन यूनाइटेड। दिस इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियंस कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो ये हमारे सिविलाइजेशन में हमें पहले से हमें ये सिखाया गया है। जैसे हमारे कल्चर में बोला गया है, वसुधैव कुटुंबकम, मीन्स द होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। तो हमें ये हमारे कल्चर ने सिखाया है कि भाई पूरी दुनिया जो है वो फैमिली जैसी ही है। अब जब हम पूरी दुनिया को फैमिली समझते हैं तो हम हमारी कंट्री को तो फैमिली से भी ऊपर समझेंगे। और यही रीज़न है कि हमारी यूनिटी क्यों है। भले ही हमारे रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम सब कुछ अलग है, पर जब फेस्टिवल आता है तो हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब जैसे उत्तरायण की मैंने बात की तो वहाँ पे मोमेडन होगा वो भी पतंग उड़ाएगा, हिंदू होगा वो भी पतंग उड़ाएगा, पंजाबी होगा तो वो भी पतंग उड़ाएगा, सब लोग पतंग उड़ाएंगे। अब वहाँ पे तो ऐसा देखने नहीं जाते ना कि नहीं ये मुस्लिम का काइट है, मैं उसके साथ मैं उसको काटूंगा नहीं, या उसके साथ मुझे पेच नहीं लगानी है। वहाँ पे हम ऐसा नहीं सोचते। तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है जो हम विदाउट रिलीजन डिफरेंसेस हम सेलिब्रेट करते हैं। और एज ए इंडियन हमें ये ध्यान भी रखना है कि हमें रिलीजन के रिलेटेड इस तरह से कोई भी डिवीज़न क्रिएट नहीं करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम एक ही कंट्री में रहते हैं और हमारा सबसे बड़ा रिलीजन यही है कि दैट वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं। इसके ऊपर हमारा कोई रिलीजन नहीं है। मैं काफ़ी बार मेरे स्टूडेंट को ये बताता हूँ कि हमें किस तरह सोचना चाहिए, अगर लाइफ में हमें आगे सक्सेसफुल बनना है तो किस तरह से सोचना चाहिए। तो ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि ये मेरा है। अब जब मेरा सोचने की बात होती है तब हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारा है। जैसे हम कंट्री की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं ये हमारी कंट्री है। वहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये मेरी कंट्री है। जब हम मेरी या मेरा ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर बढ़ जाती है और हमारी अवेयरनेस वहाँ पे ज़्यादा रहती है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है तो आप उसको ऐसा बोलेंगे ये मेरी टेक्स्ट बुक है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक किसी और ने ले ली या उसका पेज किसी ने फाड़ दिया तो आप सर को ऐसा कंप्लेन करोगे, सर इसने मेरी टेक्स्ट बुक का पेज
टीयर कर दिया या फाड़ दिया। अब ये टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी की हो तो ये लाइब्रेरी की टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे हम ये ध्यान नहीं देखेंगे कि टेक्स्ट बुक का कवर पेज किसने फाड़ा है या अंदर किसने रिमार्क या कुछ भी लिख दिया है क्योंकि ये मेरी थोड़ी है, ये तो स्कूल की है, ये लाइब्रेरी की है। अब घर को हम कितना क्लीन रखते हैं, घर में हम कचरा फेंकते हैं, कूड़ा कचरा नहीं फेंकते हैं, पर रोड पे हम फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो भाई हमारा कंट्री है, कोई और उठा लेगा, कोई और साफ कर देगा, या तो किसी और ने फेंका तो मैं क्यों उठाऊं। तो यहाँ पे सोच बदलने की ज़रूरत है। क्या सोच बदलने की ज़रूरत है? कि ये कंट्री मेरा है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये कंट्री मेरा है, तो ये कंट्री को नंबर 1 बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी हो जाती है। तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले मुझे मिलेगा तो मैं मेरे फैमिली को दूंगा, मेरे फैमिली के बाद अगर कुछ बचेगा तो सोसाइटी में दूंगा, सोसाइटी में कुछ बचेगा तो फिर हमारे एरिया में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इस तरह से हम सोचते हैं, सबसे पहले खुद को हम रखते हैं। पर ये यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है कि सबसे पहले हमें कंट्री के बारे में सोचना है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। तो मैं पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरी लाइफ एकदम राजा जैसी हो जाएगी, ये नहीं सोचना है। इस तरह से सोचना है कि मेरी कंट्री मेरे पीछे कितना एक्सपेंस कर रही है। आपकी पढ़ाई के पीछे अगर आप इंडिया में नहीं होते, अभी तो आप लोअर स्टैंडर्ड में हो, अब जब गवर्नमेंट आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक की प्राइस कितनी होती है? 12 रुपीज़, 16 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ इतनी होती है। पर वही प्राइवेट पब्लिकेशन की आप देखो तो 300, 400 ऐसी होती है। अब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पेजेस आप काउंट करोगे तो प्राइवेट के बुक से ज़्यादा होते हैं। जैसे मैथ साइंस की आप बुक देखोगे तो उसके पेजेस ज़्यादा है और प्राइस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री की गवर्नमेंट आपको यहाँ पे हेल्प कर रही है पढ़ने में। ये जो बाकी का पैसा है, जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाले जो लेते हैं और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पैसे में जो डिफरेंस है, जो ये गैप है, वो पैसा गवर्नमेंट पे करती है। अब जब हमारी कंट्री हमारे लिए इतना करती है तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंट्री के लिए आनी चाहिए कि भाई मैं पढ़ूंगा, किस लिए पढ़ूंगा? मेरी कंट्री के लिए। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ? मेरी कंट्री के लिए। जब हम कंट्री को प्रायोरिटी देंगे तो अपने आप सक्सेस का रास्ता खुल जाता है। सबसे पहले मेरी कंट्री आएगी, फिर कुछ बचा तो मेरा स्टेट आएगा, फिर कुछ बचा तो मेरी सिटी, फिर कुछ बचा तो मेरा एरिया, फिर कुछ बचा तो मेरी सोसाइटी, और अभी कुछ बचा तो मेरी फैमिली, और फैमिली के मेंबर को देने के बाद अगर कुछ बचता है तो मैं। जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है और हम हमारी कंट्री के लिए हेल्पफुल बनते हैं। तो ये जो जितनी भी बातें हैं वो हमारी सिविलाइजेशन से हमें पता चली है। वी हैव अडॉप्टेड वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वन करेंसी फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री। तो हमने हमारी कंट्री के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई किया है। तो ये है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रीएम्बल है जो हम इंडेक्स पेज बोलते हैं ना हमारा टेक्स्ट बुक का, ये ओरिजिनली इस तरह का दिखता है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल लिखा भी है, ये देखिए। तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से कुछ दिखता है और हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई किया है। ये देखिए प्रीएम्बल जो मैंने बोला ना, तो प्रीएम्बल में हमने क्या हमारी कंट्री को प्रॉमिस किया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। तो यहाँ सोवरिन यानी हम इंडिपेंडेंट है, सोशलिस्ट यानी हम सामाजिक है, सेक्युलर यानी सब रिलीजन इक्वल, डेमोक्रेटिक यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर लोगों के पास रहेगा, रिपब्लिक यानी लोगों से चलने वाली कंट्री क्योंकि इलेक्शन में हम वोट देते हैं, और ये हमने सब लोगों के लिए अलाउ किया है। जस्टिस की बात हमने की है, तो किस तरह का जस्टिस? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस।
लिबर्टी की हमने बात की है, तो किस तरह की लिबर्टी, तो सोचने की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी। इक्वालिटी की हमने बात की है, तो किस तरह की इक्वालिटी, तो सभी तरह की इक्वालिटीज, चाहे वो पढ़ाई की इक्वालिटी हो या जॉब की इक्वालिटी हो। और फैटर्निटी यानी ब्रदरहुड की फीलिंग, यानी जितने भी हमारी कंट्री में लोग हैं वो हमारे ब्रदर सिस्टर जैसे हैं। और लास्ट में यहाँ पे देखिए, इन अवर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय एडोप्टेड इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने हमारी कंट्री को नहीं दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने अपने आप को दिया है, हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अब जब हमने खुद के लिए कोई भी चीज़ की हो तो वो कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और बेस्ट बनाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। ये देखिए स्टार्टिंग का पिक्चर, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था, यहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लियरली दिख रहा है, और बाकी जो है इंदिरा गांधी नहीं, वो नहीं थी अभी, बाकी जितने भी है वो आपको पहचान है। अब हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक करेंसी की बात की है, तो ये करेंसी अब 10 रुपीज़ जैसे यहाँ पे है गुजरात में, वैसे ही 10 रुपीज़ आपको पंजाब में भी दिखाई देंगे, वैसे ही आसाम में भी दिखाई देंगे, वैसे ही केरला में भी दिखाई देंगे। अब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे रुपीस चल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में डॉलर या पाउंड चल रहा है। तो वन कॉन्स्टिट्यूशन वन करेंसी, ये हमने अप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमारी इतनी बड़ी कंट्री के फंक्शनिंग के लिए ये नेसेसरी था। An Indian citizen, whether he is from Gujarat or from Kerala, is proud to be an Indian and respect the Constitution. Our Constitution also reflects the ideology of unity in diversity. We value our national integrity. Integrity यानी सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने की है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, अभी मैंने आपको प्रीएम्बल दिखाया था, पर प्रीएम्बल में मैंने आपको जो बात की थी वो मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की थी, अपॉर्चुनिटी की बात की थी, जस्टिस की बात की थी। और यहाँ जितने भी वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो यूनिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि यूनिटी के लिए हमने ये सब किया कि भाई जस्टिस सबको मिलना चाहिए, तो वहाँ पे यूनिटी रहेगी। अब समझो पैसे वाला को जस्टिस मिला और कोई गरीब है उसको जस्टिस नहीं मिला, तो यूनिटी नहीं रहेगी। लिबर्टी, तो सबको इक्वली लिबर्टी मिलनी चाहिए। कुछ लोगों को लिबर्टी मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली, तो वहाँ यूनिटी नहीं होगी। इक्वालिटी, तो इक्वालिटी सबके लिए होनी चाहिए, इक्वल, तो ही सब में यूनिटी रहेगी। फैटर्निटी, अगर सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे कि ये मेरे ब्रदर जैसा ही है, ये मेरे सिस्टर जैसी है, तो वहाँ पे यूनिटी रहेगी। पर हम ऐसा सोचेंगे नहीं, ये तो दूसरे रिलीजन का है, इससे अच्छा हमारा रिलीजन है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंटीग्रिटी को डैमेज करेगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी क्या है? तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी एंड लाइफस्टाइल, communication effective even in bad situation, keeps people away from social problem, help to manage conflicts easily, improves healthy human relations, protects equal human rights for all। तो यूनिटी जो है उसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बल्कि सब लोग एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े। यानी मैं अकेला आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं मेरी पूरी कंट्री को मैं आगे ले जाऊंगा, ऐसी सोच क्रिएट हो। तो ये है बेनिफिट यूनिटी का। तो यानी हमें भी किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्लास में भी हमें सबको हेल्प करनी चाहिए। फिर हेल्प ऐसे नहीं होनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम है तो मैं तुझे आंसर बताऊं, नहीं। हेल्प कैसे करनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम से पहले अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको हेल्प करो, उसको सिखाओ, पर एग्ज़ाम के ड्यूरेशन ऐसी हमें कोई भी हेल्प नहीं करनी है।
तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 में फ्रीडम फाइटिंग के बारे में बात करेंगे और हमारे नेशनल सिंबल के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट नोट डाउन जैसा लगे वो आपको नोट डाउन कर देना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब पार्ट 2 में अपलोड करूँगा तो बेल आइकन प्रेस किया होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।